इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि कोरोना काल में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं वो कैसे उससे निपटेंगे और जो उनकी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं या जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उससे कैसे उनको निजात दिलाएंगे। दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन जब हम उद्योग करने जाते हैं तो हम लोग दिक्कतों से लड़ लड़ के बड़े होते हैं। हम दिक्कतों को ज़्यादा बड़ी मानेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती चली जाएंगी। मेरा ये मानना है, हम अपने साथियों के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं कि सड़क हमेशा सीधी नहीं चलती, बीच में मोड़ आते भी हैं। ठीक है, 2-3 अच्छे घुमावदार मोड़ आ गए, हमारी जीवन के लिए परेशान करने वाले आ गए, हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही हम ऐसा सोचते हैं कि सरकार हमें बहुत ज़्यादा मदद कर पाएगी, क्योंकि हम लोग अपने दम पर अपने कर्मों से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं और प्रयास करेंगे कि और तेज़ी से आगे चलें और हम अपने देश में, देश की प्रगति में, देश की जीडीपी में अपना और ज़्यादा योगदान कर पाएँ। समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही हैं, मजदूरी देनी पड़ रही है, अभी हमारा पीछे से भुगतान नहीं मिल रहे हैं, बाज़ार में डिमांड नहीं है। और ड्यू टू कंटेनर की जो ब्लॉकेज की है चाइना ने, इससे बाहर से आने वाले सामान बहुत ज़्यादा तेज़ी से रेट बढ़ गए हैं, इससे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारा माल तैयार है, बाहर नहीं जा पा रहा है, बाहर से माल यहाँ नहीं आ पा रहा है। इन सब चीज़ों से हम लोग जूझ रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं और आगे प्रयास कर रहे हैं कि हमारे उद्योग दोबारा किसी तरह पटरी पर आए। सर, जैसे कोरोना की जब पहली लहर आई उस दरमियान जो है लोगों ने, जो उद्योग से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने सोचा था कि अब खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग नए सिरे से काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने भारी लोन भी ले लिया सरकार से और अब फिर सेकंड लहर आ गई और उत्पादन, और चूंकि पहली बार में लॉकडाउन था, इस बार कर्फ्यू का जैसे शब्द इस्तेमाल करके इकाइयां तो चालू रहीं, लेकिन उनके उत्पादन या बाजार में जाने की जो व्यवस्था थी वो उतनी सुचारू रूप से नहीं चली। तो इस पर जो है क्या कुछ? वाकई में पहली बार के मुकाबले में दूसरी लहर काफ़ी दुरूह थी, काफ़ी कठिनाईपूर्ण थी। दिखावे में था कि हम अपनी फैक्ट्री चला सकते हैं, उससे सरकार के ऊपर बर्डन नहीं आया, क्योंकि पेमेंट हमें करने थे, मजदूरी हमें देनी थी, लेबर का, स्टाफ का पेमेंट हमें करना था। रॉ मटेरियल पीछे से आ नहीं रहे थे। अगर हम कोई माल तैयार करना भी चाहते थे तो उसकी जो रॉ मटेरियल और हमें ज़रूरत होती थी, वो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो खुली थी लेकिन हमारे जो डिलीवरी करने के लिए उनकी एजेंसी हैं वो नहीं खुली हुई थी। कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है उद्योगों को। जो माल हमने तैयार करे हैं स्टॉक में पड़े हैं, और कठिनाई ये हो गई कि हमारे लिए और रिस्क बन गई कि भाई फायर की, थेफ्ट की ज़्यादा रिस्क बढ़ गई। इन सब परिस्थितियों में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से भी हम अपेक्षा करते हैं कि इन चीज़ों पे जो हमारे ऊपर 3-3 महीने के ब्याज बिना काम के लगे, सैलरी हमने दी, बिजली के बिल हमने दिए, उसमें सरकार को निश्चित रूप से एमएसएमई की कुछ ना कुछ मदद जरूर करनी चाहिए। एक एमएसएमई ही सेक्टर ऐसा है इस देश का, इस प्रदेश का, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़ा शेयर है हमारा। पूरे इंडिया में 14% के आसपास हम लोग हैं एमएसएमई के शेयर में। तो सरकार को निश्चित रूप से इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर हमको ऊपर वो ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सिक होते जाएंगे और उद्योग बंद होते जाएंगे, और उसके बाद बेरोजगारी बढ़ेगी और रेवेन्यू भी कम होगा। सर, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश जो है इसमें एमएसएमई में जो है काफ़ी बड़ा, इसका जो है एक बड़ा सेक्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे समस्याएं भी आप ज़्यादा देख रहे होंगे और आप उत्तर प्रदेश के हैं भी, तो आप इसके लिए जो है कोई प्राथमिकता आपकी सेट है इधर की, इस पे कुछ विशेष तौर पे करेंगे? मेरा कार्यकाल 1 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन हम लोग अभी से काम करना शुरू कर दिए हैं, सारे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। हम डाटा के साथ जाएंगे सरकार के पास, बताएंगे कि किस तरह से हम लोगों की रीढ़ टूट रही है, कैसे हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं। उनसे बताएंगे कि किस किस क्षेत्र में वो इसमें सहयोग करें, बैंक के साथ, फाइनेंस के साथ, और जहाँ पर भी नियम को शिथिल करा पाने का प्रयास होगा उनको बताएंगे, ताकि ये उद्योग आगे दोबारा पटरी पर आए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और हम लोगों का प्रदेश फिर पुनः एक, हमारा तो मानना है कि हम उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे अगर सरकार हमारे साथ मिलकर काम करेगी। सर, जैसे अभी एक दिन पहले जो है मुख्यमंत्री जी ने नई इकाइयों को काफ़ी ऋण दिए हैं और काम इस पे जो है वो किया है, तो क्या, और आपके करीब 8,000 सदस्य हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो क्या उस ऋण से आपके भी सदस्यों के, आपकी संस्था के जो सदस्य उनको भी कुछ लाभ मिलने की उम्मीद है?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो कुछ होता है, मैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ। किनको लोन दिए जाते हैं, किनको मिलते हैं, क्या उनका उद्योग चल पाते हैं, ये तो सरकार का देखने का काम है। लेकिन हम लोग तो केवल जब बैंक में जाते हैं, सरकार कहती है कि 1 करोड़ रुपए तक आपको किसी भी तरह का कोलेटरल नहीं देना है, कोई जमानत नहीं देनी है, लेकिन उस लोन को लेके इस प्रदेश का कोई भी अधिकारी नहीं ले सकता, ना ही कोई नेता ले सकता। ये केवल एक किताबी बातें होती हैं, अखबारी बातें होती हैं। और वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्थिति भयावह है, क्योंकि हम जब बैंक में जाते हैं तो इतने चक्कर आज भी लगते हैं, इतने पेपर्स मांगे जाते हैं, और 100% कोलेटरल देने के बावजूद भी हमको लोन बहुत अच्छी तरह से नहीं मिल पाता। अच्छे ब्याज लगते हैं हम लोगों के ऊपर। सरकार को जो कहती है कि सब कुछ ऑनलाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन के साथ जब तक ऑफलाइन हमारी मुलाकात अधिकारियों से नहीं होती है, जब तक वो हमको समझ नहीं लेते हैं, कोई काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये सरकार की जानकारी में आना बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे जो ये लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम है, इसमें केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं और राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं। ज्यादा बेहतर किसकी योजना काम कर रही है जिससे उद्यमियों को थोड़ा फायदा मिल पा रहा हो? लेने के लिए प्रयास तो दोनों की बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन शासन तो बहुत कुछ चाहता है। अब शासन और प्रशासन, कोई एक टायर ट्रैक्टर का लगा है और एक टायर कोई बस का मतलब कार का लगा है, वो पोजीशन है। दोनों पहिए अगर बराबर से लगे तो निश्चित रूप से उद्योगों को फायदा होगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जहाँ पर उद्योग ज़्यादा कामयाब हैं, वही देश, वही प्रदेश, वही जिला, वही गांव सबसे ज़्यादा सरसब्ज होता है, जहाँ उद्योग ज़्यादा सरसब्ज होते हैं। सर, एक बात हम लोगों ने आपका बयान एक मीडिया में आया था जब आप अध्यक्ष बने थे। आपने कहा था कि आपकी प्राथमिकता होगी कि जो यहाँ की इंडस्ट्री है इसको वैश्विक स्तर पे इसको माहौल देना, यहाँ के कारोबार को विश्व स्तर की जो है माहौल इसको देंगे। तो कैसे सर उसको करेंगे? हम लोग वहाँ के विदेशियों के एसोसिएशन से मिलेंगे, एम्बेसी से मिलेंगे, अपने यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनको बताएंगे, उनको हम लोग ऑनलाइन या अपने वर्चुअल मीटिंग कराएंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और उनसे क्या प्रोडक्ट वो हमें दे सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे, और ताकि हमारा माल वहाँ जा सके और उनका माल हम ले सकें, उनकी टेक्नोलॉजी ले सकें। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं ला पा रहे हैं। इसके फाइनेंस की भी कमी है और हमारी जानकारी की भी कमी है। उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे ताकि उस टेक्नोलॉजी को अपने उद्यमियों तक पहुँचा सकें। और मैक्सिमम हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जितना भी उत्पाद है अपने देश का, जो एक्स्ट्रा है, जो हमारी जनता से एक्स्ट्रा है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी करके हम अन्य देशों के मुकाबले में अपना माल को बेच सकें। क्योंकि इस समय कोरोना काल में चाइना के प्रति लोगों की निगाह थोड़ी सी बदली है। अब हमारा दायित्व बनता है, हमारे उद्यमों का दायित्व बनता है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इस काबिल करें कि विदेश में हम सही रेट पे बेच सकें। अब इसमें बात आती है रेट की। जब मैं बात करता हूँ तो उसमें सरकार को भी सोचना होगा। हमें कोई सब्सिडी की बैसाखी नहीं चाहिए, लेकिन जो हम चलते हैं, चाहे धीमे चलें, चाहे टेढ़े चलें, चाहे दौड़ें, उसमें पैर में लग्गी ना लगाई जाए, गिराया ना जाए। ये मेरा जरूर अनुरोध रहेगा सरकार के उन कर्मचारियों से, सरकार अधिकारियों से, जो हम लोगों की फाइलें, हम लोगों के पेपर्स, हम लोगों के संसाधन को रोक के परेशान करके वसूली करने की नीयत से हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। जैसा कि IIA के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी ने कहा कि अगर सरकार उनकी मदद करे तो वो भारत के जो ब्रांड हैं उनको विदेशों में ले जाके साथ में यहाँ के उद्योग को एक ऐसा माहौल देंगे कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। साथ में ही चूंकि वो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने साफ कहा है उत्तर प्रदेश है वो उद्योग प्रदेश बनाएंगे। वीरेंद्र पांडे, भारत खबर, लखनऊ।